प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वर्तनी। वर्तनी का प्रयोग सबसे पहले हम परिभाषित करना चाहते हैं कि वर्तनी है क्या। आज के दौर में बच्चे जब लिखने की शुरुआत करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है, और वह कौन सी समस्या है? शुद्धता। बच्चे शुद्ध लिख नहीं पाते, और शुद्ध नहीं लिखने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसको वर्तनी का ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ किसका प्रयोग करें, कैसे करें, जो हमारी शुद्धता शब्दों में, वाक्यों में आ जाए। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में सबसे कठिन हिंदी है, क्योंकि हिंदी 52 अक्षर का है और अंग्रेजी 26 अक्षरों का है। उसमें कहीं आकार, हर्षिका, मात्रा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें मात्रा और संयुक्ता अक्षर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ उच्चारण पर निर्भर करता है। इसलिए इसको बच्चों को सही और शुद्ध लिखने के लिए, लिखने के क्रम में ये पता कैसे चले कि यहाँ पर हर्षिकार होगा, दीर्घिकार होगा, हर्षुकार होगा, ध्रुवकार होगा, या काला विषय होगा, मूर्धन्य होगा, ये सारी समस्याएं बच्चों को सब दिन चलते रहता है। तो आइए हम इसको ये सारी जो कचरे दिमाग में फंसे हुए हैं, इस सारे कचरे को निकाल कर मैं साफ सुथरा करना चाहता हूँ। आइए ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो उम्मीद है कि आप हद तक लिखने के क्रम में अपनी शुद्धता पर नजर डाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको बतलाता हूँ। वर्तनी का परिभाषा है, सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। लिखने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं। लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। अब लिखने की रीति क्या है? सबसे पहले हमारे विद्वानों ने जो स्वर वर्ण बनाया है, और आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे स्वर वर्ण हैं। ये सारे स्वर वर्ण ही मात्रा में बदल जाते हैं, और तो बदलकर कुछ नहीं होता। इसके रहने से क्या होता है, यदि किसी वर्ण में हलंत है, औ की मात्रा लगने से, औ की मात्रा लगने से क्या होता है, यह हलंत खत्म होकर सीधा क हो जाता है। यानी ये अ दिखाई नहीं पड़ती है, यह साइलेंट रहता है, अंदर चला जाता है। इसका कोई बाहर से कोई फोटो दिखाई नहीं देती है कि इसके अंतर्गत कौन सी मात्रा है, लेकिन जिसमें कुछ भी नहीं रहे समझिए इसमें अ की मात्रा है। आ से आकार होता है, ह्रस्व ई से हर्षिकार, दीर्घ ई से दीर्घिकार, ह्रस्व उ से हर्षुकार, दीर्घ उ से ध्रुवकार, री से रीकार, ए से एकार, आई से आयकार, ओ से ओकार और औ से औकार होता है। हमारे विद्वानों ने देखिए उच्चारण करके, आप गौर करके देखें, कभी आपने गौर नहीं किया है, आज मेरे साथ इस पर गौर कीजिए। ये दोनों का उच्चारण जो है हम ई ही बोल करते हैं। जैसे ये देखिए, उच्चारण करके देखिए, ये भी सीता है, ये भी सीता है। तो सी, ई का उच्चारण यहां भी होता है, सी उच्चारण यहां भी होता है, यानी दोनों जो है ई है। ठीक है, दोनों ई है, उच्चारण में दोनों ई है। हमारे विद्वानों ने 2 ठो ई बनाया, ठीक, उसी तरह 2 ठो ऊ भी बनाया है। देखिए, ये भी ऊ है, ये भी ऊ है, लेकिन जैसे उदाहरण के लिए देखिए, साधु, वधु, धू धू दोनों में आ रहा है। देखिए,
दोनों में धू धू का उच्चारण, ऊ का उच्चारण दोनों हो रहा है, दोनों में ऊ की मात्रा है, दोनों में ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो हमारे भी दोनों ने आखिर दोनों का जब उच्चारण ई हो रहा है, ऊ हो रहा है, तो फिर अलग अलग क्यों बनाया? तो हमारे विद्वानों ने इस जो बनाया है इससे बहुत बड़ी बात है जिसके चलते ये बनाया है। तो आइए हम उस बात को आपको समझाना चाहते हैं कि किस कारण से उन्होंने ये अलग अलग बनाया। इसमें होता क्या है, इसका नाम रखा ह्रस्व ई, और इसका नाम रखा दीर्घ ई। दोनों ई है, ये भी ई, ये भी ई है। अभी लिख करके मैंने उच्चारण करके दिखाया, दोनों ई है, लेकिन एक का नाम रहा ह्रस्व ई, एक का नाम रखा दीर्घ। ह्रस्व का अर्थ होता है हल्का, और दीर्घ का होता है जोर, मेरा ताकत लगाना। ठीक है, इसमें हम जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो लगभग 2 मात्रा का समय लगता है इसमें। ठीक, 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, अंतर यही है, जब हम किसी वर्ण को लिखने, किसी शब्द को लिखने लगते हैं, तो शब्द को लिखते समय जहां हमको जोर पड़ जाता है, जैसे सीता, सी जोर पड़ा, हम दीर्घ का दे दिए। ठीक है, नमिता, इसे जोर नहीं पड़ा, हल्का उच्चारण हुआ, रसी का। जहां को उच्चारण करते समय जरा सा देरी लगे, जोर लगे, ताकत लगे, वहां पर आपको दीर्घ का देना है। और जहां हल्का एकदम स्पीडली निकल रहा है, नमिता, कहीं से रुकावट नहीं। ठीक है, नदी, देखिए जोर दे रहा है, नदी ई, जहां ई खींचता हुआ नजर आए, ताकत लगाता हुआ नजर आए, लगाता हुआ कुछ एहसास हो, महसूस हो, तो वहां पर आपको दीर्घ का देना है। और ठीक है, और जहां हल्का उच्चारण हो, जैसे कविता, कविता कुछ है हल्का सा बोल करके निकल के ई का हल्का उच्चारण, कविता, कविता, कवि, वी में रुक नहीं रहे हैं, जोर नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमने इसमें हर्षी का डाला। उसी तरह आप जब लिखने लगेंगे, लिखते समय ध्यान देंगे उच्चारण पर। सारा जो वर्तनी का जो हिसाब किताब सारा है वो सिर्फ उच्चारण पर है। आप जैसा उच्चारण करोगे वैसा तुमको वहां लिखना पड़ेगा, उच्चारण पर निर्भर करता है, या जैसा लिखा हुआ है वैसा उच्चारण करना पड़ेगा। जब कहीं कोई चीज लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, यदि दीर्घ का है तो जोर देकर पढ़ना होगा, हल्का है तो हल्के में पढ़ना है। ये पढ़ते समय भी ध्यान देना है, और लिखते समय हमको उच्चारण करना है कि हम किस तरह से इसका उच्चारण कैसा होता है। नदी बोलते समय अपने जोर पड़ जाता है, स्वाभाविक दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, पपीता, अब देखिए लिखता है पपीता, पपीता, इसमें हल्का उच्चारण पड़ा, पपी जोर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पपीता हो गया। आप पपीता इसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसमें पहले पपीता जोर पड़ा, नहीं उसमें हल्का दे पपीता, लेकिन हम बोलते हैं क्या, पपीता, इसलिए जोर किया, दीर्घ हुआ। तो जब हम बोलने लगते हैं शुद्ध क्या आता है, पपीता, जोर जहां पड़ा, जहां दीर्घ का लगेगा, जहां हल्का उच्चारण होगा वहां हर्षी का होगा। बस इसी को जानना है। ठीक है, ये पपीता शुद्ध है, अभी पपीता में से लिखे थे। ठीक है, इसमें क्या है, आप उच्चारण पर देखिए, उच्चारण से पता चलता है कि उच्चारण जो करते हैं कैसा करते हैं। पपीता, ठीक है, पपीता जोर पड़ता है इसलिए दीर्घ का पड़ेगा, हल्का उच्चारण करके इसको नहीं बोला जाता है। इस तरह से लिखते लिखते आपको अभ्यास हो जाएगा। सिर्फ उच्चारण पर ध्यान देना है, कहाँ जोर पड़ रहा है, कहाँ हल्का हो रहा है, ये ध्यान देते रहेंगे तो अपने आप की शुद्धता में जो है सुधार होने लगेगा। ये हर्षी का दीर्घ बारे में बताया। अब आइए मैं हर्षु का ध्रुव के बारे में आपको बता रहा हूं। ये दोनों भी ऊ है, ये भी ऊ है, ये भी ऊ है, ये हरस ऊ है, ये जो है ना ये हरस है हल्का, और ये क्या है, जोर वाला है,
दीर्घ, जोर, ताकत वाला। जैसे साधु, साधु लिखने में हमको हल्का उच्चारण पड़ा, एक मात्रा का समय लगा, साधु बोल दिए। लेकिन वही बोलेंगे वधु, ताकत लगता है, जरा सा उसमें समय लगता है। वधु, जरा सा ऊ बोलते समय देखिएगा आपका की आवाज जरा सा रेखा जाता है, समय लेता है जरा सा। तो जहां समय ज्यादा लग रहा है वहां ध्रुवकार होगा। ऊ बोलते समय, जिस तरह दीर्घीकार में ई बोलते समय ज्यादा समय लेता है, उसी तरह ऊ बोलने में समय लेता है। यानी ये और ये दोनों एक है। जोर देने पर दीर्घीकार, जोर देने पर ध्रुवकार का है। जब ई पर जोर पड़े दीर्घीकार, ऊ पर जोर पड़े तो ध्रुवकार होगा। ये बोलते समय ध्यान देना होगा आपको, ठीक है ना। भू जोर पड़ा ध्रुवकार में, ठीक है। अब फिर हम बोलेंगे सुविधा, सुविधा आसानी से बोलते, सुविधा आसानी से जब बोल रहे हैं, हल्का समय लग रहा है, हल्का उच्चारण में समय लगता है, सुकार हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसी तरह से आपका होगा दूर, जोर लग रहा है, दूर, यहां से बहुत दूर है, दूर जोर पड़ा, जोर पड़ा, ध्रुवकार हो जाएगा। इसी तरह से हर्षों का ध्रुवकार के साथ भी समस्याएं जिस तरह से का साथ है। लिखते समय जरा सा गौर करना है, बस गौर करके लिखिए। जब गौर करके आप लिखने लगेंगे तो आपका हृदय पर शुद्धता शुरू हो जाएगी। जब से आप उच्चारण पर ध्यान देते हुए लिखना शुरू करेंगे, उस समय आपकी शुद्धता शुरू हो जाएगी स्वाभाविक रूप से। और कहीं लिखा हुआ भी देखेंगे कॉपी पर, ये किताब में, तो उस पर भी गौर करेंगे कि यहाँ जोर पड़ेगा, तो ये जोर देकर बोलने की जब आदत लग जाएगी पढ़ करके, तो लिखते समय भी वो बोलने की आदत लगी रहेगी। तो बोलने से जोर लगाएंगे तो दीर्घ स्वतः लिखाएगा ई में, और ऊ में ध्रुव का लिखाएगा। तो उनको अंदाज है कि आपने इसको सीखा होगा, ठीक है। ये दोनों की समस्या में समझा दिया। अब एक समस्या कहाँ आती है, ये सारी समस्या तो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। एक समस्या हमारे पास आती है क्या, आइए हम इसको लेके चलते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। एक समस्या मेरे पास आती है कहां पर, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स लिखते समय। जब हम लिखने लगते हैं, स्व का जब उच्चारण करने लगते हैं, एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है कि आखिर यहाँ तालव्य स होगा कि दंत स होगा कि मूर्धन्य स होगा, मूर्धन्य स। इसमें हम जब फंस जाते हैं, तो आइए हम आपको आज फंसने नहीं देंगे, एक निकलने का आसान सा ट्रिक्स बता रहा हूं कि इसमें क्या ट्रिक है। लिखते समय हम कैसे जान जाएंगे क्या दंत स होगा, क्या मूर्धन्य स होगा या तालव्य स होगा, ठीक है। अब देखिए, तालव्य स का सबका उच्चारण स्थान पर ध्यान दिए। तालव्य स का उच्चारण तालु से होता है। मैं उच्चारण स्थान पढ़ा दिया हूं, आप पीछे के वीडियो में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। मूर्धन्य स, इसका नाम मूर्धा से रखा गया है, और ये दंत स जो है इसका नाम दांत से रखा गया। दांत में जी सट करके बोला जाता है, दंत हुआ, ठीक है ना, इसको दंत बोली शुद्ध नाम। और मूर्धा में सट करके, हमारा मूर्धा जो है ऊपर में है, ऊपर भाग में, बीच में जो ऐसे है, उस भाग में मूर्धा कहा जाता है। तालु दांत के बगल में है, वह तालु है, ठीक है। जब हम कोई शब्द लिखते हैं, ठीक है, लिखते समय हम देखना हमको कि हमारा जी कहां कहां स्पर्श करता है। ध्यान से सुनिएगा, दांत के ठीक बगल जिसमें खोसा गया है दांत, उस मसूड़ा जो है वह तालु का है। नीचे कुछ नहीं, जितना उच्चारण ऊपर है, ठीक ऊपर में से जाने के बाद ऊपर का भाग में मूर्धा है, और दांत तो सामने दिखाई दे रहा है। ये जी जो है बारी बारी से, कभी दांत में, कभी दांत के ऊपर मूर्धा, ये तालु में, कभी एकदम ऊपर मूर्धा में आके सटने का प्रयास करता है बोलते समय। उसी से आप उच्चारण करते हैं। तो आइए देखिए, बोलते समय आप जरा सा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगी कि कहां क्या होगा। तो हम लिखने जा रहे हैं सबसे पहले सुशील। देखिएगा, जैसे मैंने कहा सु, जी देखिए आपको दांत का स्पर्श करना शुरू करता है, सु। उसका तो बोलते हैं सी, सी जैसे बोलते हैं, सी जैसे होता है, जोर भी पड़ता है और दांत के ऊपर जो है स्पर्श करता है। सु के समय दांत कैसे स्पर्श किया, सु, सी, जी ऊपर गया, और लो,
उसी से पकड़ा जाता है। जैसे मैंने सु कहा, जी दांत को स्पर्श करने आया तो दांत वाला स्वर, ठीक है, ये दांत वाला स्वर है, दंत स्वर, ठीक है, दांत का स्पर्श कर रहा है, दंत स्वर हो जाएगा। उच्चारण करते समय जब जी दांत को स्पर्श करने लगे तो दंत स्वर लगेगा, मूर्धा को स्पर्श करने लगे तो मूर्धनी स्वर होगा, और तालु को स्पर्श करने लगे तो तालव स्वर होगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। स्थान आपको बता दिए, दांत तो सामने है, और दांत के ठीक जिसे मसूड़ा खोसा गया है, दांत में मसूड़ा है, दांत से ठीक ऊपर वह तालु है, और मूर्धा जो है एकदम सबसे ऊपर, ऐसे जहां पर कुछ खाते जाकर के लटक जाता है वो मूर्धा ऊपर में है। तो उच्चारण के समय हमको ध्यान देना है कि हमारा जी कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है, तो उसी आधार पर स्वर का निर्णय होता है। जब बोलते समय तालु में जी सट रहा है तो तालव स्वर लिखेंगे, मूर्धा में सट रहा है तो मूर्धन्य स्वर लिखेंगे, और दांत में स्पर्श करना जा रहा है तो दंत स्वर लिखेंगे। तो देखिए हमने एक चीज आपको लिख के दिखाया है, सु हल्का उच्चारण सु, लेकिन सु बोलते समय जी जो है दांत का स्पर्श करने जा रहा है, इसलिए दंत स्वर, ठीक है। सी बोलते समय जी जो है तालु का स्पर्श कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, तालु स्वर लगा, लेकिन जोर पर ऐसे दीर्घ का हुआ। दूसरा लीजिए, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। देखिए परिभाषा बोलते समय जी आपका जो है एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है, परिभाषा मूर्धा में जा रहा है, परिभाषा। सा बोलते समय जी का जो है ऊपर स्पर्श हो रहा है, उसी आधार पर क्या हुआ, मूर्धन्य स्वर हुआ। आप लिखिए प्रदूषण, प्रदूषण, और नौ के साथ भी समस्याएं हैं, एक दांत वाला है और एक मूर्धन्य नौ है, ये मूर्धा वाला है। नौ को बोलते समय, नौ का उच्चारण करते समय जब मूर्धा में ऊपर सटने लगता है जी तो मूर्धन्य दे देते हैं, और दांत में सटता है दंत देते हैं। अब देखिए इसमें बोलिएगा, प्रदू जोर पड़ा ध्रुव का हो गया, स देखिए स बोलते समय जी कहां चला गया, प्रदूषण, सन जी ऊपर चला गया, इसका मतलब स्व भी मूर्धा में और नौ की मूर्धा में सटा ही रह गया। प्रदूषण, स्व और नौ दोनों के समय में जो है आपका जी ऊपर ही सटा रह गया, इसका मतलब दोनों मूर्धन्य स्व मूर्धन्य नौ ही होगा। इस तरह उच्चारण पर यदि गौर करना शुरू कर दें आज से, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आज से तुम्हारा आपका हिजय शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। कहां कौन सा स्वर का प्रयोग करेंगे आपको ख्याल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये लिखते लिखते उच्चारण करते समय कलम को जैसा रोक करके उच्चारण करके अच्छी तरह से यदि दिमाग में बैठा लें तो मुझे पता चल जाएगा आपको कि कहां पर मूर्धन्य स्वर, कहां तालव स्वर, कहां दंत स्वर का प्रयोग होगा। उदाहरण और देता हूं, ठीक है। षटकोण, देखिए सट, जैसे बोलते हैं सट, देखिए सट बोलते समय जी देखिए ऊपर सट जाता है, सट कौन, फिर अंत में जो है ऊपर जाता है, इससे पता चलता है कि ये मूर्धन्य स्वर होगा, मूर्धन्य होगा। इस तरह से उच्चारण करते समय जब जीवा को दांत को स्पर्श करने लगे तो वहां दंत स्वर बोलेंगे। जिस स्व के उच्चारण के समय जब बोलने के क्रम में किसी भी शब्द में स्व का उच्चारण होने लगे, कि उच्चारण के समय ये देखना है स्व का उच्चारण करते समय कि जी मेरा कहां जा रहा है। यदि उच्चारण करते समय जी दांत को स्पर्श करने जा रहा है, ऐसे कर रहा है या सट रहा है या सटने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वहां पर दंत स्वर का प्रयोग करेंगे। और ठीक ऊपर प्रयोग सटने का प्रयोग कर रहा है तो समझ आना कि वह मूर्धन्य स्वर, ये तालव्य स्वर, तालु में सटने जा रहा है, और जब मूर्धा में ऊपर सटने के लिए एकदम जोर दे रहा है, इसका तो मूर्धन्य स्वर होगा। इसीलिए हमारे विधान में 300 बनाया। क्यों बना दिया कि कुछ ऐसा उच्चारण करते समय होता है जो कि जी ऊपर चला जाता है तो मूर्धा में जाके सटता है, मूर्धन्य स्वर नाम रखा गया, तालु से सट करके तालव स्वर रखा गया, और दांत से सट कर दंत स्वर। इसलिए हमारे विधान 300 बनाया है। एक जिसका उच्चारण तालु से होता है उसको तालव स्वर कहते हैं, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसको मूर्धन्य स्वर। इसी से नाम इसका रख दिया है। तालु से नाम रखा तालव्य स्वर, मूर्धा से नाम रखा मूर्धन्य स्वर, दंत से नाम रखा दंत स्वर, दांत से, ठीक है। इसी तीनों पे नाम इसका अलग अलग रख दिया गया है, ठीक है। और उसी तरह मूर्धन्य नौ और दंत नौ इसी के नाम से रखा गया है। नौ का उच्चारण करते समय जब मूर्धा में सटे ऊपर तो मूर्धन्य नौ लिखेंगे, और दांत का स्पर्श करने दांत में सटे तो दंत नौ लिखेंगे। ये लिखते समय आप सावधानी रखेंगे तो मेरे हिसाब से कहीं आपका मिस नहीं करेगा, ठीक है।
अब इस संयुक्त के बारे में देखिए। संयुक्त, संयुक्त में होता है मिला हुआ। जैसे सो य संयुक्त, हम क्या बोलते हैं, बोलते समय यही बोलते हैं, सो य संयुक्त। संयुक्त में होता है मिला हुआ या सटा हुआ, ठीक है। तो जब दो अक्षर में पहला अक्षर आधा रहे तो इसका हल्का उच्चारण होता है। जैसे श्याम, या लिखिएगा स्याही। एक बार ऐसा लिख दीजिए और एक बार लिखिए ये, लिखिए, दोनों का उच्चारण करके देखिए तब पता चल जाएगा संयुक्त कहां होता है। इसको पढ़ेगा स्याही, इसको पढ़ेगा सयाही। स्व का पूरा उच्चारण करना होगा, सयाही। जब हम इसको जब लिखने लगेंगे, जब कोई उच्चारण करने लगेगा, कोई लिखा रहा है या लिख रहे हैं या मेरे मन में आई, तो हम एक पूरा अक्षर को लिख करके दिमाग में सेट करके उसका उच्चारण करेंगे। यदि पूरा लिखते हैं, यदि हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे पूरा, लिख मन मन पहले सोच लेंगे, सयाही, सयाही हो जाता है। और हमको बोला है स्याही, यानी स्व का उच्चारण हल्का किया है। जहां हल्का उच्चारण फटाक इस डंका को गायब कर दीजिए, संयुक्त कर दीजिए। ये उच्चारण के समय ध्यान देना होगा। सारा खेल उच्चारण पर ही निर्भर करता है। हम लोग उच्चारण पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई कहता क्या है, हम लिखना शुरू करते हैं, जो मन आता है वो लिख देते हैं। इसलिए उच्चारण पर आज से ध्यान दीजिए। अक्षर शुद्धता एकदम आपके हाथों में है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें, इसको आधा कर दें, स्याही। उसी तरह से जितना भी अक्षर है, जैसे कि अल्लाह लिखते हैं, यदि हम इसको अलग अलग लिखते हैं, अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह, देखिए दोनों अंतर है। जहां आपकी जोड़ पड़े, ध्यान दीजिएगा, जब एक ही अक्षर संयुक्त होता है, जब एक ही अक्षर यानी एक ही वर्ण जब संयुक्त होता है तो उसमें उस पर जोड़ पड़ जाता है। जिस अक्षर पर जोड़ पड़ रहा है, समझ जाइए वही दो चीज दो बार होगा, एक बार आधा होगा, एक बार पूरा होगा। पक्का, का पे जोड़ पड़ा, को पसंद होगा। मक्खन, कखन, को पसंद हो गया। दो का उच्चारण में जरा सा कुछ न कुछ उच्चारण होगा, जैसे मक्खन, पहले को का उच्चारण तब ख का, को पसंद हो जाएगा। और जहां एक ही पर जोड़ पड़े, ठीक है, जैसे आपका और है, जैसे कि रस्सी, रस्सी, सी पर जोड़ पड़ गया, जो थोड़ा दीर्घ का होगा ये, और सी सौ पर जो पदार्थ संयुक्त होगा, सौ संयुक्त होगा। इस तरह संयुक्त अक्षर पर हमेशा ध्यान देना। लिखते समय या बोलते समय, लिखते समय तो नहीं, बोलते समय जहां देखना कि एक ही अक्षर पर जोड़ पड़ रहा है, इसका मतलब वही चीज दोबारा होगा और संयुक्त में होगा। और भी उच्चारण करके मैं दिखा देता हूं। जैसे मज्जा, मज्जा, जा पे जोड़ पड़ गया तो इसका मतलब जो समझ होगा। जिस अक्षर पर जोड़ पड़े, समझे ना, उसमें किसी दूसरे शब्द और वर्ण का ये अक्षर का उच्चारण नहीं हो रहा है, समझ आना वही अक्षर संयुक्त में दो बार लिखा जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका, इस पर गौर करते रहिएगा। सारा चीज गौर करना है। हर जो चीज में नियम बताया, इसको गौर करके आप लिखते रहिएगा तो शुद्धता में कहीं कमी नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से और भी है जहां की अलग अलग, जैसे है प्यार, प्यार सुन दिया, आप लिखिए अलग दे करके, जो देखिए क्या इसको बोलते हैं, प्यार। तो यहाँ हल्का उच्चारण हो गया, हल्का आधा उच्चारण में संयुक्त हो जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान देना है, हल्का उच्चारण में संयुक्त हो जाता है। अब आइए और दूसरे ढंग का संयुक्त बता रहा हूं मैं उसके बाद में। ये आधार जो है क्या होता है, आधारों को काटिए, ठीक है। अब रो के बारे में बता, रो का क्या खेल है, ठीक है। ये रो का खेल देखिए, हलंत रहने से कोई भी अक्षर आधा होता है, ऐसा ये बता रहा है। इसको आप आराम में ले आके दो भाग करवा दें, कटवा दें, दो हिस्सा हो गया। ये इसको उल्टा दें, ऐसे है तो इसे कर दें, और ये भी उल्टा दें, दो भाग हो गया। इसी को हम कहते हैं रेप, ठीक है। रेप बोलते हैं या रेप बोलते हैं, रेप कहिए इसको, ठीक है। जो कि इसका नियम है, ऊपर वाला ऊपर लगेगा,
जैसे है दर्पण, आधारों है। इसका आधारों में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर लगेगा और पहले उच्चारण बाद लगेगा। इसका यही नियम है, ऊपर वाला ऊपर लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, देखिए दो, ये आधार र का जो है यहां लग जाएगा, देखिए दर्पण। तो ये ऊपर वाला ऊपर लगेगा और ऐसे है तो ऐसे लगेगा, उल्टा देते हैं। रो का जो मुड़ी है इसको उल्टा का ऐसे रख देते हैं, ये रो का ही मुड़ी है। ये आज तक आपने ध्यान नहीं दिया क्या चीज है, रो का ही मुड़ी है। ये आधा ऊपर वाला मुड़ी लगा तो ऊपर में, लेकिन इसका नियम क्या है कि आधा रो का रेप हो जाता है, लेकिन पहले उच्चारण बाद लगेगा। उच्चारण पहले हो जाता है, लिखाता है बाद में, और ऐसे है तो ऐसे लगेगा। ये ऊपर का खेल है, दर्पण, ठीक है। तर्पण, तो र प, देखिए तो ये रो आधा है, इसका क्या होगा, तो प पर एक न, उच्चारण पहले हो जाता है, दिखाएगा बाद में, ठीक है। कार्य, प आधारो जो, देखिए क्या है, प, ये रो पहले उच्चारण है, बाद में लगेगा। ये हमेशा ध्यान देना है, उच्चारण जहां आधारों का हो उसके बाद में आपको रेप डालना है। उच्चारण पहले होगा और लिखाएगा बाद में, इसको ध्यान देना है। ये वह आपका ऊपर वाला का। अब नीचे वाला का बता रहा हूं। नीचे वाला नीचे लगेगा, क्योंकि नीचे है, नीचे लगेगा, और ऐसे है तो ऐसे लगेगा। कहां लगेगा सो देखिएगा। इसका नियम है, ये आधा रॉ का होता है, ये आधा रॉ के बदले में आपका रेफ लिखाता है। अब क्या होता है, जैसे को हलंत रोमो, इसका नियम अलग है नीचे वाला का। नीचे का क्या है, उसमें अक्षर आधा नहीं होता है, बल्कि रो के पहला अक्षर आधा हो तब। यदि कहीं भी अक्षर है, कहीं भी शब्द है, यदि शब्द में रो के पहले आधा अक्षर हो, यानी इसका उच्चारण हल्का हो, ठीक है, इसका पूरा हो, तो अक्षर आधा ये है, लेकिन हो जाएगा आधा ये। तो रो के पहले यदि अच्छा आधा अक्षर रहे तो नीचे वाला नीचे लगेगा। देखिए क्या होगा, नीचे वाला नीचे लगेगा, और ऐसे है तो ऐसे लगेगा। देखिए क्रम सही हुआ। अब है, देखिए तो जोड़ रो जोड़ को, जोड़ना है इसको। तो रो के पहले आधा अक्षर है तो क्या करेंगे, नीचे वाला नीचे लगेगा, और ऐसे है तो ऐसे लगेगा। आप देखे होंगे किताब में लिखा हुआ ट्रक, ठीक है। फिर है प हलंत रो दो का सौ, है ना। तो रो के पहले आधा अक्षर है, हलंत वाला आधा अक्षर, तो क्या होगा, नीचे वाला नीचे लगेगा, ठीक है। और ऐसे है तो ऐसे लगेगा, क्योंकि ये भी उल्टा है, ये भी उल्टेगा। प्र अवदेश, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दो हलंत जो रो व द्रव, आपको द्रव लिखना है, तो दो आधा है ये है, ठीक है ना। और ये नीचे वाला क्या होगा, नीचे लगेगा ऐसे, वो द्रव। इस तरह से दो हलंत रा का म ड्राम लिखते हैं, इसको लिखेंगे दो हलंत है, ये है नीचे वाला, चूंकि रो के पहला अक्षर है, नीचे वाला नीचे लगेगा, इसलिए ड्राम हो गया। मेरे हिसाब से आपने रो के बारे में सीख लिया होगा, क्या इसका हिसाब किताब है। अब स्व के बारे में देखिए, ये स्व के बारे में, इसके बारे में आपको पता नहीं होगा स्व में क्या क्या मिला है। तालब स्व हलंत और र मिलकर के स्व बना है, तो उसी तरह होगा क्या, हमारे विद्वानों ने क्या किया, इसको कैसे तैयार किया, इसको सीखिए। ये डंडा को रहने दिया और ये मिस्त्री के पास जाकर के क्या क्या कटवा लिया, इसको काट दिया, आधा कर दिया, क्योंकि हलंत था, आधा कर दिया। आधा करने में क्या हुआ, ये तीसरे अलग हो गया, इसको जाकर के वेल्डिंग करवा दे, वेल्डिंग मिस्त्री से जाकर इसको लगवा दिया इधर, ये जो है ऐसे है, इसको इधर उठा करके वेल्डिंग करवा दिया। और आपको बताया कि दिमाग में आधा अच्छा रहे तो नीचे वाला ऐसे तो ऐसे लगेगा, देखिए तैयार हो गया। इसी तरह से विद्वानों ने ये तैयार किया है। इसमें स्व और र का उच्चारण होता है, जहां भी हम स्व का उच्चारण करते हैं इसी को लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखते हैं कि स्वर संयुक्त, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, लिखने की रीति यही है, इसी के ऊपर ध्यान देना होगा।
और यदि इस तरह से बच्चों को ध्यान में आए और यदि शुद्धता पर ध्यान दे तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों की शुद्धता पर अधिक से अधिक ख्याल रहेगा और आप आसानी से बढ़िया से शुद्ध लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आज मैं यहीं तक आपको बताया। अगले किसी वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अक्षर को कैसे सुधारेंगे, आपका अक्षर सही कैसे होगा, सुंदर अक्षरों में कैसे लिखेंगे आप, उसकी क्या विधि है, क्या तरीका है, तो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।